हम टीजीटी हिंदी का सब्जेक्टिव पेपर हल कर रहे थे और पिछले वीडियो में कुल 50 प्रश्नों पर हमने बातचीत की थी, विस्तार से उनको समझा था। आज की इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 50 प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, उनको हल करेंगे। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बिना देरी किए हुए हल करते हैं बाकी के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 151, कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? हम सभी जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बी विकल्प सही होगा। भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण है द्वितीय महायुद्ध, प्रथम महायुद्ध, बढ़ता हुआ पूंजीवाद, गांवों का सर्वनाश। ए विकल्प सही होगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत में प्रयोगवाद बढ़ा। आगे है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? हम सभी जानते हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है और नाट्य शास्त्र में उन्होंने नाटक को पंचम वेद माना है, यानी कि ए विकल्प सही होगा। इनमें से एक कृष्णा सोबती की कृति नहीं है। मित्रों मरजानी, यारों का यार, जिंदगी नामा, इदम नैमम। तीन पहले की रचनाएं कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई हैं, यानी कि मित्रों मरजानी, यारों का यार, जिंदगी नामा। इदम नैमम ये उनकी कृति नहीं है। इदम नैमम ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। इदम नैमम का अर्थ है इसमें मेरा कुछ नहीं है। डी विकल्प सही होगा। आगे हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है। आइए सबसे पहले सप्तक के बारे में जान लेते हैं। ये मुख्य रूप से 4 हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। सभी में 7-7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय जी द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन और संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। आज भी अनेक काव्य प्रेमियों में इस संग्रह की कविताएं आधुनिक हिंदी कविता के उस रचनाशील दौर की स्मृतियां जगाएंगी जब भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग किए गए। तार सप्तक के मुख्य 7 कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवी, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। दूसरे सप्तक में इन 7 कवियों को शामिल किया गया। इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर व हरि नारायण व्यास। तीसरे सप्तक में जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना व मदन वात्स्यायन। और चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राज्य, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर, इनको शामिल किया गया। आपने देखा दूसरा सप्तक में शकुंतला माथुर और चौथे सप्तक में सुमन राज्य, ये 2 ऐसी कवित्री हैं जिनको तार सप्तक में जगह मिली। आइए अब वापस अपने प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? मुक्तिबोध तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है, बल्कि गजानन माधव मुक्तिबोध प्रथम सप्तक के कवि हैं। सी विकल्प सही होगा। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। बार बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तिलिस्मी उपन्यास है और आपने देखा होगा टीवी पर एक धारावाहिक भी आता था चंद्रकांता, जो इसी के ऊपर आधारित था। बी विकल्प सही होगा। हिंदी गद्य के जनक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी विकल्प सही होगा। इनमें से एक आत्मकथा नहीं है। जिंदगी कोई सौदा नहीं, जिंदगी नामा, हमजात, गालिब घुटी शराब। यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। हमजात आत्मकथात्मक शैली में नहीं लिखा गया। जिंदगी कोई सौदा नहीं, जिंदगी नामा, गालिब घुटी शराब, ये तीनों आत्मकथाएं हैं। सी विकल्प सही होगा। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजेंद्र अवस्थी जी हैं। ए विकल्प सही होगा। नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है। नारी जागरण पर महादेवी वर्मा जी ने श्रृंखला की कड़ियां लिखी थी, यानी बी विकल्प सही होगा। मोहन राकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं है। अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस। यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो नाटक श्रेणी में नहीं है। बाकी तीनों उनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ए विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है? मृगनयनी, प्रभावती, गढ़ कुंडार, कपाल कुंडला।
बी विकल्प सही होगा। प्रभावती उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। बी विकल्प सही है। बाकी रचनाएं वृंदावन लाल वर्मा जी की हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बार बार पूछी जाती हैं। आगे है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ए विकल्प सही होगा। अतायो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किसकी रचना है? और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के राहुल सांकृत्यायन जी थे। बार बार उनकी रचनाएं आती हैं, पूछी जाती हैं और सारी रचनाएं उनकी घूमने से संबंधित है। आयतो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। बी विकल्प सही होगा। कबीरा खड़ा बाजार में ये किसका नाटक है? भीष्म साहनी जी का सुप्रसिद्ध नाटक है। सी विकल्प सही होगा। आवारा मसीहा ये किसकी जीवनी पर आधारित है? बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ए विकल्प सही होगा। कलब खालिस्तान है। गधे का बच्चा, ऊंट का बच्चा, हाथी का बच्चा, कोयल का बच्चा। बड़ा ही अलग सा शब्द है, आपने शायद सुना हो या नहीं भी सुना हो। कलब हाथी के बच्चे को कहते हैं। सी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 168 गधा खालिस्तान दिया गया है। रेंकता है, चिचियाता है, किकियाता है, घुरघुराता है। तो यहाँ पर गधा कैसी आवाज निकालता है उसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। तो गधा रेंकता है। ए विकल्प सही होगा। भेड़ों का झुंड होता है, गल्ला होता है, जत्था होता है, काफिला होता है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये छोटी कक्षाओं की पुस्तक में आपको आसानी से मिल जाते हैं। 8th क्लास तक की व्याकरण की कोई भी बुक आप लेंगे उनमें इस तरह के आपके प्रश्न मिल जाते हैं। भेड़ों के समूह के लिए हम एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, गल्ला। बी विकल्प सही होगा। सफल अध्यापक के लक्षण क्या हैं? सब्जेक्टिव पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित होते हैं और शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो ये वही प्रश्न है, सफल अध्यापक के लक्षण क्या हैं? 4 विकल्प है हमारे पास। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो हम बड़ी आसानी से अपनी समझ के आधार पर दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न तथ्यों से संबंधित होते हैं। ऐसा बार बार पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा। इसलिए परिभाषाओं से संबंधित और कथन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो अगर हमें याद है तो ही हम हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारी समझ के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है, तत्परता और जिज्ञासा, वेतन हिसाबी, ये तो बिल्कुल ही नकारात्मक है। छात्रों को यथा योग्य गृह कार्य देना, ऐसा तो नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं। सबसे सही और सकारात्मक विकल्प है ए, तत्परता और जिज्ञासा सफल अध्यापक के लक्षण होते हैं। हिंदी को खालिस्तान लिपि में लिखा जाता है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बी विकल्प सही है। इनमें से एक सरस्वती का नाम नहीं है, यानी कि सरस्वती के 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक आपका शब्द नहीं है, उसी को आपने चुनना है। रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, तो ए ही विकल्प सही हो जाता है। भारती, महाश्वेता, वीणाधरी। वैसे वीणाधारी होना चाहिए, वीणा को धारण करने वाली। ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। ए विकल्प होगा लक्ष्मी का पर्यायवाची और वही सही होगा। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कुछ क्षेत्र विभाजित किए गए हैं। क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, घ क्षेत्र। इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। कर्नाटक को ग क्षेत्र के अंदर रखा गया है। सी विकल्प सही है। त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है? त्रिभाषा जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उसमें सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा को रखा जाता है। तो डी विकल्प सही होगा, क्षेत्रीय भाषा। किसको पंचम वेद कहा गया है? नाटक को पंचम वेद कहा गया है। और किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न हमारा इसी प्रश्न पत्र में पूछा गया है, जो कि पीछे अभी हमने किया था। आगे है, स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए उच्चारण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, यानी कि उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी हम स्पष्ट मौखिक वाचन कर सकते हैं। डी विकल्प सही होगा। व्याकरण की जानकारी भी सही है, भाषा पांडित्य भी होना चाहिए, भाषा ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से वाचन की बात की गई है। तो वाचन के लिए सबसे जरूरी कौन सा होगा? डी, यानी उच्चारण। इसलिए प्रश्न आसान है, लेकिन जल्दबाजी में और अच्छे से ना पढ़ने की वजह से हम व्याकरण के साथ भी जा सकते हैं, भाषा ज्ञान के साथ भी जा सकते हैं। तो हमें ध्यान से देखना है किसके बारे में पूछा गया है। जिसके बारे में पूछा गया है उसी से संबंधित सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना होगा। आगे है, पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए? हिंदी शिक्षक के लिए। हिंदी शिक्षक को पंडित भी कहा जाता है। तो बी विकल्प सही होगा। एक आदर्श शिक्षक का गुण है।
ये तो हम अपनी समझ से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। छात्रों को मार पीट कर समझाना, ये तो बहुत ही नकारात्मक है। छात्रों को प्यार से समझाना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प जरूर पढ़ना है। छात्रों को खूब गृह कार्य देकर समझाना, गृह कार्य से हम बिल्कुल नहीं समझा सकते। छात्रों को उनके हाल पर छोड़ देना। सबसे सकारात्मक और सही विकल्प है बी, छात्रों को प्यार से समझाना। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस जगह पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाता है। आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। आगे है प्रश्न संख्या 178। हिंदी की मूल भाषा है, यानी हिंदी का जन्म कहाँ से माना गया है? संस्कृत से। संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहा जाता है, तो मूल भाषा क्या होगी? संस्कृत। बी विकल्प सही है। हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा है, यानी हिंदी से मिलती जुलती, उसकी लिपि भी एक जैसी हो, ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत, मराठी, उर्दू, उपरोक्त सभी। संस्कृत की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है और उर्दू की लिपि फारसी है, लेकिन ये हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, तो डी विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, ये किसका कथन है? अभी कथन वाले जो प्रश्न होते हैं या परिभाषाओं वाले जो प्रश्न होते हैं, उसमें अगर हमें जानकारी है तो ही हम सही विकल्प के साथ जा सकते हैं। तो समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, ये कथन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम अध्यापक दिवस, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए गठित आयोग कौन सा है? भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। बी विकल्प सही होगा। जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, ये किसकी उक्ति है? किसने ये कथन कहा है? जॉन लॉक। आप देख रहे हैं इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको कुछ उक्तियों के, परिभाषाओं के, कथनों के अभ्यास की आवश्यकता होगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अभ्यास के हम सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं और तुक्के सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? संपर्क भाषा यानी कि जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है, हिंदी भाषा होगी। बी विकल्प सही है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इस कथन को किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और आपने सुना ही होगा, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं एको शूल। हिंदी भाषा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अथक प्रयास किए थे, और उनके जो प्रयास हैं वो धीरे धीरे करके रंग लाए, और आज हम देख सकते हैं हिंदी की स्थिति वैसी नहीं है जो बहुत पहले थी, और हिंदी भाषा निरंतर अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। आगे देखते हैं, जन साधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ऐसा किसने कहा था? निजी भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा, जो बचपन से बच्चा जब पैदा होता है उसके घर के लोगों के द्वारा बोली जाती है, जिसे हम मातृभाषा भी कह सकते हैं। उसी भाषा में अगर बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उसका मानसिक विकास जल्दी होता है। तो ये डी विकल्प सही है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे। ये किनके विचार हैं? ये विचार हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के। ये विकल्प सही होगा। भाषा शिक्षकों के लिए भाषा ही उनकी खालिस्तान है, भाषा ही उनकी असली पूंजी है। बी विकल्प सही होगा। एक आदर्श शिक्षक में सभी गुण होने चाहिए अतिरिक्त इसके: व्यक्तित्व, दिखावा, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रशिक्षण। दिखावा नहीं होना चाहिए, यही नकारात्मक गुण है। बी विकल्प सही होगा। प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जो शिक्षण होता है वो इतना आसान नहीं होता है। बच्चों के मानसिक स्तर को समझना, एक ऐसी विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना जिससे कि ज़्यादातर बच्चे जो समझाया जा रहा है उसको सही मायने में समझ सके, इसलिए बीच बीच में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण बहुत ही अनिवार्य है। कई बार एक अध्यापक एक ही तरीके से पढ़ाता है, लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से जब वो नया तरीका अपनाता है तो उसकी शिक्षण शैली में सुधार होता है। ये विकल्प सही होगा। इसीलिए नौकरी लगने के बाद एक अध्यापक जब अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो बीच बीच में अनेक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि और बेहतर तरीके से वो अपनी शिक्षण शैली को सुधार सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से समझा सकें। भाषा किसका माध्यम है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। बी विकल्प सही होगा। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बातचीत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातचीत को समझ सकते हैं। प्राक कल्पना का अर्थ है, यहाँ पर शब्द का अर्थ पूछा गया है। प्राक कल्पना होता है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अनुमान लगाना, कल्पना करना, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। परिकल्पना करना यानी पहले से ही अनुमान लगाना। आगे है देश निकाला, ये समास है। समास पूछा गया है। देश निकाला यानी देश से निकाला यानी तत्पुरुष समास।
आपादान तत्पुरुष समास, बी विकल्प सही होगा। हाथी का स्त्रीलिंग रूप है हथिनी। मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, हथिनी। अनुसंधान के लिए खाली स्थान पर्याय नहीं है। अनुसंधान करना यानी कि खोज करना, शोध करना, गवेषण करना। उपलब्धे, उपलब्धे शब्द हमारा सही होगा, यानी ये पर्यायवाची शब्द नहीं है अनुसंधान का, सी विकल्प के साथ हम जाएंगे। उपलब्धे होता है जो प्राप्त करने योग्य हो, उसके बारे में हम शब्द प्रयोग करते हैं उपलब्धे। गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। ये क्या है? लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है, क्योंकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है और लोकोक्ति एक पूरी उक्ति होती है जिसमें अपना अर्थ स्पष्ट होता है। मुहावरे का प्रयोग पूरे वाक्य में करने के बाद अपने अर्थ को वो स्पष्ट करता है, लेकिन लोकोक्ति को पढ़ने से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, ये अपने आप में अपने पूरे अर्थ को स्पष्ट कर रही है, ये लोकोक्ति है, डी विकल्प सही होगा। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये दोहा बार बार हमने बचपन से सुना है। यहाँ पूछा गया है ये उक्ति किसकी है, यानी कि ये कथन किसने कहा है। ये वृंद का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि बार बार अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि व्यक्ति होता है वो भी बहुत ही बुद्धिमान बन जाता है। पूरा दोहा तो आप जानते ही होंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार रस्सी बार बार आते जाते पूरी सिल पर यानी पत्थर पर भी निशान पटक देती है, पत्थर को भी काट देती है बार बार अभ्यास करने से, वैसे ही अगर मंद बुद्धि व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो भी बार बार अभ्यास करेगा तो वो भी बुद्धिमान बन सकता है। अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को खालिस्तान कहते हैं। अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को हम प्रयोग कहते हैं। प्रयोग में हम अनेक प्रकार के अवलोकनों को उत्पन्न करते हैं और उनके माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये विकल्प सही होगा। सत्य और विश्वास की अति व्याप्ति को खालिस्तान कहते हैं। सत्य और विश्वास की अति व्याप्ति को हम ज्ञान कहते हैं, बी विकल्प सही होगा। आज की इस वीडियो में हमने कुल 50 प्रश्नों का अभ्यास किया है और इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न पत्र हमने 2 वीडियो के माध्यम से हल कर लिया है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, साथ में आपकी थोड़ी मदद हुई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने से ही हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच सकते हैं। मंजिल तक पहुँचने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।